हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। आज हम 9th क्लास में चैप्टर 1 सामाजिक विज्ञान का लेंगे। इसका पहला पार्ट है और इसमें पहला टॉपिक जो है हमारा पहले चैप्टर का क्या नाम है, अध्याय 1 में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। चलिए इसको देखते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं क्या हैं। हम बहुत ही सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र के वृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ इसे दूसरी विशेषताओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है क्या? ये एक बहुत ही बड़ा ही सोचने का मुद्दा है कि क्या है। आप लोगों के लिए सोचने का मुद्दा है कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र, देखिए जैसे नाम ही से पता चला है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का बनाया हुआ तंत्र। और क्या क्या विशेषताएं होंगी, कहीं पे लोकतंत्र है तो कैसे पहचानेंगे कि लोकतंत्र वहाँ पे है। तो उसमें कुछ न्यूनतम ऐसी विशेषताएं जरूर होनी चाहिए जिससे हम कह सकें कि हाँ, इस जगह पर लोकतंत्र व्यवस्था है ना। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। अब आते हैं पहले कि लोकतंत्र है क्या। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखिए। जैसे आपने पहले जो पढ़ा है तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या होता है। लोकतांत्रिक सरकारें कौन कौन सी होती हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन कौन सी होती हैं। अब परिभाषा की ज़रूरत क्यों क्यों आखिर ये बताया जाए कि परिभाषा ही दो। आगे बढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती, कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती। उस अध्यापिका को मेटिल्डा लिंगदोह ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मतलब सीधे सीधे एक बालिका के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे वो एक लड़की ये प्रश्न पूछ रही है और प्रश्नों के माध्यम से अपने ही शंका का समाधान कर रही है। अब मेरी यहाँ से प्रश्न पूछना शुरू करती। मेरी मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना चाहिए। मतलब पहले ही क्या करना था, पहले लोकतंत्र का मतलब जानना चाहिए था, तब जाके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। वो कौन कह रहा है? मेरी कह रही है। पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। अब मैम समझाने का प्रयास कर रही हैं उसे। लिंगदो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। पहले मतलब हम शब्द के बारे में जाने कि लोकतंत्र जैसे आपने सुना नहीं, पहले क्या किया जाए, उस शब्द को लाया गया कि लोकतंत्र के बारे में आपको लोकतंत्र नामक शब्द रखा गया। फिर उसके बारे में क्या किया गया कि उसकी व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया, तब जाके लोकतंत्र को समझाया गया, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए। ये मैडम का कहना है।
मेरी फिर कहती है फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। तो लिंग 2 मैडम कहती हैं हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जहाँ हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हम बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदा-बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यह बात लागू होती है। हमें इसके मतलब मैडम समझाने की कह रही हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उन शब्दों का उपयोग करने में परेशानी होती है। और बारिश के द्वारा उन्होंने समझाने की प्रयास किया है कि हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति हो। अगर जब मतलब अगर जब कोई चीज़ है, मान लीजिए कि हम बारिश का मौसम ही नहीं है तो हम बारिश के बारे में सोचेंगे ही नहीं, और जो सोचेंगे नहीं तो उसके बारे में हमें ना ही उसकी परिभाषा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ उसको बारे में मतलब बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। जब बूंदाबांदी हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो हम बताएंगे कि भैया बारिश ऐसे होती है और बारिश ये है, ये ऐसे ऐसे होती है, और इस तरह का हुआ जाएगा तो सामान्य बारिश होगी, और इस तरह होगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बारिश होगी। तो लोकतंत्र पर भी यही लागू होता है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, मतलब अलग अलग सरकारें हैं लेकिन वो क्या कह रही हैं, अपने आप को लोकतांत्रिक मान रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। रेबियांग लेकिन हमें अब इसी में एक और लड़का बोलता है, मेरी भी बोलती है तो एक और लड़का कह रहा है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये जो वर्ड सुनाया था अब्राहम लिंकन का, देखिए समझिए इसको। तो अब्राहम लिंकन की जो सबसे सरल परिभाषा क्या थी, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि अब्राहम लिंकन ने कहा लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी कि लोगों के लिए, जो वो ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो और लोगों की हो और लोगों द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था हो, वही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज कर रहे हैं, इसे भी सभी लोग मान इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। लिंग 2 मैडम कहती हैं, अब यहाँ पे मैडम समझा दें, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किस चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत सी नामी गिरामी आदमी ने भी इसके लिए कुछ बहुत अच्छा या सभी अच्छा कहा है और यह सभी लोग उसे सही मानते हैं। ये मैम कह रही हैं कि अच्छी परिभाषा है, मैं भी इसे मानती हूँ, ये सुंदर भी लगती है, पर जब जब तक इस मतलब पर खुद विचार न किया जाए तो ये मुश्किल हो जाता है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब तक इस पर विचार न किया जाए, डिस्कस न किया जाए। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना कि बहुत नामी गिरामी लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, मतलब अब्राहम लिंकन ने अच्छा कह दिया तो हम उस परिभाषा को माने। पहले हम भी चिंतन करें, हम भी जानें कि क्या है इसका अर्थ, कैसे है ना, तभी हम उसको मानने के लिए एग्री होंगे। अब इसमें एक छात्र है योलांदा योलांदा क्या कहता है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रोसिया से बना है। किससे बना है, डेमोक्रोसिया से बना है। और कौन सा शब्द है ये, यूनानी शब्द है। यूनान में डोमोस का अर्थ है लोग और क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। डोमोस का अर्थ है लोग और क्रोशिया का अर्थ क्या है, शासन है। और इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। डोमोस का अर्थ लोग, क्रोशिया का मतलब शासन, तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो गया, लोगों का शासन होगा, और यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत। अपने का यही इसका जब शब्द को हमने तोड़ के देखा, उसका अर्थ जाना अलग भाषा से,
तो जाके क्या हुआ, हमें इसका सही अर्थ मिल गया। तो इसके और क्या ज़रूरत। अब मैम क्या बताती हैं, लिंग दो मैडम। इस सवाल पर विचार करने का भी यह बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का सही नहीं तरीका यह हरदम उपयोगी नहीं रहता। मैम बताने का तरीका है कि अगर जो शब्द से ही हम परिभाषा निकाल लें तो यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द का दो, अगर जो शब्द छोटा सा है उसका अर्थ भी क्या होगा, एक दो अक्षर का हो, एक दो वाक्य का होगा, बहुत बड़ा वो भी नहीं होगा, है ना। तो मतलब छोटा ही होगा उसका अर्थ। तो मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोगों के साथ साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लीजिए मैम के हिसाब से, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बनाए गए यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है ना। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। जब शुरुआत में किया गया तो कंप्यूट कहा जाता, कंप्यूट संगणक, और ये शक्तिशाली कंप्यूटर थे। पर शायद आज कोई ही इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ में क्या होता है, उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उपयोगी नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, कुछ ही चीज़ों की गणना करने में ही कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। गणना करने के लिए ही होता था, मेन काम था कैलकुलेशन, इसलिए संगणक कहा जाता लेकिन अब क्या हुआ, कंप्यूट करता था, उसका मतलब गणना करना होता था। लेकिन अब क्या है, वो तो बहुत सारे कार्य करता है। वो डिजाइनिंग करता है, म्यूजिक सुनता है, मूवी देखते हैं आप, उस पर कोई प्रोग्राम देख लेते हैं अपना, और तरह तरह की डिजाइनें सीख लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम हो रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, तो क्या ना कि परिस्थितियों और समय के हिसाब से उसका उसका कार्य भी बदलता जाता है। इसीलिए जो प्रारंभ में जो वाक्य का अर्थ था वही इस अभी भी लगाया जाए तो यह सर्वथा उचित नहीं है। अब मेरी क्या बोलती है कि, मेरी कहती है, मेरी मैडम, आपके कहने का अर्थ यह है कि इस विषय पर खुद से सोचने को कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंक दो मैडम, एकदम सही है, आओ हम सब मिलकर यह काम कर रहे हैं। अब एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपने सरकार को चुनने का अधिकार। मतलब सबसे सरल तरीका क्या था कि लोकतांत्रिक बताने वाले लोग में क्या था कि सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ये पहचान होती थी कि ये जो सरकार होगी वो आम जनता द्वारा या लोगों द्वारा चुनी जाएगी। इसलिए हम एक सरल परिभाषा के रूप में शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है या रूप है जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोग करते हैं मतलब जनता करती है उनका चुनाव। कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं चुनाव। कौन? लोग। यह उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था
वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। मतलब आर्म फोर्स थी, उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया, वो शासन करने लगी, लोगों द्वारा चुन के वो नहीं आए थे। तो शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे या चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते। अब क्या होता है, राजशाही में भी क्या होता है कि वो भी लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। जैसे सऊदी अरबिया का उदाहरण दिया गया है कि सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, लोगों द्वारा ये शासक नहीं चुने गए, बल्कि परिवार में जन्म लेते ही आने के कारण यह उन्हें हक मिल गया। जैसे उन्होंने परिवार में जन्म लिया, वैसे ही कहा गया कि आप राजा घर में हैं, अब आप जो है बढ़िया से अपना फिर राज करते हो, ये अब जनता आपको नहीं चुनेगी, आप पहले से ही राजा। तो सबसे अच्छी विशेषता यही हो गई कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पे जा सकता है और ऊंची इस परिस्थिति पर पहुंच सकता है, लेकिन राजतंत्र में नहीं। राजतंत्र में राजा का पुत्र ही जाएगा या राजा के परिवार से ही जाएगा कोई ना कोई। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। मतलब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग हमने बिना सोचे इस समझे किया है। फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो और या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा कि वास्तव में कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ पे केवल दिखाने का लोकतंत्र है। वहाँ लोकतंत्र कहने का तो है, लेकिन वहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। जनता द्वारा वहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही। इसलिए हमें असली और दिखावटी लोकतंत्र की सरकारों को भी सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्दों को सावधानी से समझेंगे और लोकतंत्र सरकार की विशेषताओं को जानेंगे, है ना। देखिए, कार्टून का कोना है, यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी का पिलर है ना। डेमोक्रेसी का पिलर है ये ठीक है। और यहाँ पर सब उठ के मिल के जो है इसको क्या कर रहे हैं, कार्टून बूझें। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह से क्यों लिखा गया है? डेमोक्रेसी में एम क्या है? एम को देखिए बड़ा है ना, डी क्रेसी। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। क्या क्या लोकतंत्र की विशेषताएं हो सकती हैं, मुख्य बिंदु है यह। हम अपने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र का शासन एक रूप है, शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। शासक कैसे जाएंगे? जनता द्वारा चुन के जाएंगे। इससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? शासक कौन है भाई? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुनाव हुआ या होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुनाव हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? मतलब लोकतंत्र कहे जाने के लिए किन अधिकारियों का चुनाव हुआ या होना चाहिए, आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? कुछ लोग चुने हुए होते हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, ये जो जिनका चुनाव होता है। और कुछ अधिकारी होते हैं जो बिना चुने ही शासन की बागडोर संभालते हैं, जैसे आप देखते हैं डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए। अब पता है किस तरह का चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव में लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? अब पहले आएगा शासक कौन है, दूसरा कौन? चुनाव। भैया चुनाव कैसे है, कौन कराएगा, कैसे होगा चुनाव? अब देखिए तीसरा कह रहा है
कौन लोग शासकों को चुनाव करते हैं। अब कौन से लोग चुनाव करेंगे, कहीं कहीं पे अलग अलग दशाएं होती हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोग ही चुनाव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे राज्यसभा में जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो तो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसको जो विधायक गण होते हैं वो जो है चुनकर भेजते हैं। कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं, खुद शासक चुने जा सकते हैं। इसमें क्या प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या इसमें कोई लोकतांत्रिक ये व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? अब देखिए बता रहा है क्या ऐसी व्यवस्था है कि कुछ नागरिकों को अधिकार से वंचित किया जा सकता है। सरकार के किस स्वरूप को वो लोकतांत्रिक कहेंगे? कौन सा स्वरूप लोकतांत्रिक होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है ये, कौन सा स्वरूप होगा। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? जो चुने गए हैं क्या वो एक तानाशाह हो जाएंगे, अपनी मर्जी जो उनकी मर्जी आएगा वो करेंगे? या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बांधकर काम करना जरूरी है? या फिर ऐसा है कि उनको कुछ मर्यादा में रहना होगा, कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी कि आपको इसके बाहर काम करना है, इन नियमों कानूनों के अंतर्गत ही आपको कार्य करना है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ नागरिकों को कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में? तो बिल्कुल भाई ज़रूर करना चाहिए। आइए देखते हैं, आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से चर्चा करें। पहला क्या है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया? पहले कब चुने गए परवेज मुशर्रफ? अक्टूबर में 1999 में, और यहाँ पर तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा दिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठन लोकतंत्र के काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। ये कांड कौन कर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ कर रहे हैं। और कब? 1999 में। इसी टाइम पे भारत में कारगिल युद्ध हुआ था, यही थे। और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब यहाँ पे देखिए वहाँ खेला कर दिया इसने। क्या किया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के चलते इसने क्या किया कि संविधान ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए और इस प्रकार अब जब कार्य बदल गए इनके सबके, तो क्या होगा? चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों के कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के हाथ अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक तो सैनिक व्यवस्था थी, दूसरा क्या किया उन्होंने, सत्ता को कब्जा कर लिया, सत्ता पे, है ना। मुशर्रफ ने उस पर कब्जा कर लिया। तो इसमें क्या कहा जाएगा? इसको लोकतांत्रिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक उसे कहा जाता है जिसमें जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता द्वारा आते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों के चुनाव किया? ऐसा नहीं कह सकते। लोगों के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए
अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम जो चुने हुए थे वो क्या हुए, अंतिम फैसले नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला लेने की अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथों में थी। सेना के अधिकारी ले सकते हैं, मुशर्रफ ले सकते थे। जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, ऐसे तानाशाह और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होती थी। ऐसा किस व्यवस्था में होता था? राजशाही में होता था या फिर तानाशाही में होता था। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद सरकार की तो है, पर असली नेता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ लोग देश में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है और ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में। इसे लोगों के शासन नहीं कहा जा सकता। इसे लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, असली सत्ता किसी और के पास में है, दिखाने की सत्ता किसमें, जनता के पास में है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंच जाते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने वाली शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। अब वो शक्ति किसके पास होगी? जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके पास होगी, है ना। अब आते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है। अब भाई जनता के द्वारा चुने तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे चुने जा रहे हैं? क्या जनता की मर्जी है कि ऐसे ही चुने जा रहे हैं, है ना। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में जानेंगे। चीन की संसद के कवांगुओ रेमिन दाई वियाओ दुहाई, नाम भी बड़े अजीब है ना। चीन की संसद को कवांगुओ रिम मिन दाई वियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है। इस संसद के देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अब मंजूरी लेके क्या करते हैं, ये 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। कहाँ पे? चीन की बात हो रही है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI या इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी की हो जाती है। मतलब हर चुनाव में एक ही पार्टी क्या जीत रही है बार बार। तो विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर होता क्या था, चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन कभी उन्हें जीत नहीं मिल पाती। और नहीं मिल पाती तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था और सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। कई बार अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों में एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी कि भैया ये जीतें, और जीतेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो ऐसे तो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे तो इनडायरेक्टली लाभ पहुँचाएंगे। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों के अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद
तो यह सही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनके चुनावों में जहाँ कहाँ की बातें, अब देखिए यहाँ पे जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? ये एक बालक जो है सोच रहा है ना। चीन में चुनाव में लोगों के सामने आई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देने का अधिकार था। क्या हम इसे नापसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी के भी पास वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार मतलब कहाँ की बात करें? मैक्सिको में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। और मैक्सिको में क्या था, एक दल तो था लेकिन दूसरे दल का होने के बावजूद भी एक ही दल जैसी फीलिंग आ रही थी, है ना। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र को अपनी समझ से एक अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं क्या, कि लोकतंत्र का चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास विकल्प रहने चाहिए। वे चाहे को शासक को दल की गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। कैसा होना चाहिए? इस प्रकार क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों की जीत हार का समान अवसर हो। अब इसके बाकी विवरण हम अध्याय 3 में करेंगे। अभी इसको वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आइए, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के। ओके, बाय बाय।